नमस्कार मित्रों, आने वाली आगामी भर्तियों के लिए हम नए पेपरों नए क्वेश्चनों के लिए हम ला रहे हैं एनसीईआरटी की कक्षा 6 क्लास के महत्वपूर्ण प्रश्न सूक्ष्म जीव है। एनसीईआरटी में आने वाले नए एनसीईआरटी से संबंधित प्रश्न देखिए आप। कक्षा 6 से हम पढ़ रहे हैं सूक्ष्म जीव। किसकी बात कर रहे हैं? सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गन की बात कर रहे हैं, सूक्ष्म जीवों की बात कर रहे हैं। हम जिन्हें हम आंखों से नहीं देखा जा सकता, जिन्हें हम सामान्य आंखों से नहीं देख सकते, ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। जिनको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है। वे जीव जिन्हें हम सामान्य नेत्रों की सहायता से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की या माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। माइक्रोस्कोप और वे ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं या सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। फिर बात करें सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से सूक्ष्म जीवों को आसानी से देखा जा सकता है, वे यंत्र क्या कहलाता है? सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। आप ध्यान, आपको पता होगा सूक्ष्मदर्शी की खोज सामान्य अलग अलग वैज्ञानिक नोबेल रूस ने आपसे पूछ लिया जाए सूक्ष्म जीव कौन कौन से होते हैं, जैसे अमीबा की बात कर ले, जीवाणु की बात कर लिया जाए, पेड़ पौधों की बात, छोटे छोटे जीव जंतु की बात कर ली जाए, वायरस की बात कर ली जाए। ये सूक्ष्म जीव जो अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये जीवाणु के ये ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। फिर बात करें सूक्ष्म जीव से होने वाले परिवर्तन, होने वाली बीमारियां, होने वाले रोग या उनसे होने वाले फायदे। यानी सूक्ष्म जीव दोनों तरह से कार्य करते हैं, हमें फायदा भी पहुंचाते हैं और हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं। यानी इनसे लाभ भी होते हैं और इनसे हानियां भी होती है सूक्ष्म जीव से। आप देखिए सूक्ष्म जीव यदि इन्हें वातावरण अनुकूल मिलता है, सूक्ष्म जीवों को यहाँ वातावरण अनुकूल मिलता है तो तेजी से वृद्धि करते हैं, इनको पोषण मिल जाता है, तीव्रता से वृद्धि करते हैं। आपने देखा होगा यदि उचित वातावरण में ब्रेड को अगर बाहर रख दिया जाए तो कुछ समय बाद उसमें छोटी छोटी फफूंद या हरे रंग, सफेद रंग की इस तरह संरचनाएं बन जाती है। अचार के अंदर आपने देखा होगा, अचार के अंदर जालियां बन जाती है, अचार की केरियों के अंदर सफेद रंग की क्या बन जाती है? जम्स लग जाते हैं। तो इस तरह की संरचना देखो तो ये सूक्ष्म जीव है, माइक्रो बैक्टीरिया। तो वो कवक के कारण होते हैं। तो ये सूक्ष्म जीव क्या है? जो खाद्य पदार्थ को खराब कर देते हैं। अधिक समय तक वायु के संपर्क में, ताप के संपर्क में यदि फूड रहेंगे, भोज्य पदार्थ रहेंगे अधिक समय तक, तो उनमें क्या जम जाते हैं? सूक्ष्म जीव इकट्ठा हो जाते हैं। सूक्ष्म जीव भोज्य पदार्थ को खराब कर देते हैं। जल की एक बूंद में, ध्यान रखिए प्रश्न आ चुका, आने वाली रीट की भर्ती में रीट लेवल फर्स्ट के अंदर आपसे प्रश्न पूछ ले तो ध्यान रखें, एक जल की बूंद में अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। तो ध्यान रखिए आपसे पूछा जा चुका है, एक प्रति ग्राम मिट्टी में लगभग 2.5 अरब। ध्यान रखें मित्रों, 1 ग्राम मिट्टी में क्वेश्चन पूछा जा रीट की आने वाली भर्ती में 1 ग्राम प्रति ग्राम मिट्टी में 2.5 लाख जीवाणु पाए जा सकते हैं। आपसे पूछ ले कि प्रति ग्राम मिट्टी में कितने जीवाणु पाए जा सकते हैं, तो कितने पाए जाएंगे? 2.5 लाख। और ध्यान रखें सूक्ष्म जीव सामान्यतः हवा में, पानी में, गर्म जल में, बर्फीले क्षेत्रों में, दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पर मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कौन सा इसमें? प्रति ग्राम मिट्टी में, यानी 1 ग्राम मिट्टी में कितने जीवाणु उपस्थित हो सकते हैं? संख्या कितनी बताइए? 2.5 अरब। अब आप जिक्र करेंगे एक कोश के जीवों की। अमीबा एक कोश की जीव होता है, पैरामीशियम एक कोश की जीव, वायरस की बात करें, जीवाणु की बात करें, कवक को फंगी कहते हैं, जो फफूंद बनाता है। क्या कहते हैं मित्रों? फफूंद। क्या बनाते हैं? फफूंद। आपने देखा होगा अचार के चारों तरफ सफेद रंग की कजी जम जाती है, सफेद रंग की जालियां बन जाती है, कवक के कारण का होती है। अमीबा जो है अनिश्चित आकार का होता है, ये एक कोश की जीव है। फिर बात करें हम मशरूम, आपने देखा होगा लकड़ी के चारों ऊपर छतरी जिसे संरचना पाई जाती है, एक छतरीनुमा संरचना पाई जाती है। छतरीनुमा जो संरचना बनती है, छतरीनुमा संरचना क्या कहलाती है? मशरूम कहलाती है। ठीक, शैवाल एल्गी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एल्गी कहलाते हैं। हरी रंग की जो काई देखी होगी आपने समुद्रों में, झीलों में, तालाबों में, पत्थरों के चारों तरफ चिपकी हुई हरी रंग की कजी देखी होगी, वो हरी रंग की काई जो होती है शैवाल होती है। फिर कवक, मैंने बताया फफूंद, फंगी। अब बात कर रहे हैं हम सूक्ष्म जीवों के प्रकार की। किसकी बात कर रहे हैं मित्रों? सूक्ष्म जीव के प्रकार के। आपसे पूछ ले सूक्ष्म जीव 6 प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। आपसे पूछा जाए सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं
तो आप यूं ना कह दें कि सिर्फ जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, जबकि एनसीईआरटी की 6 क्लास कहती है कि सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। जबकि आप और क्लासों में, बड़ी क्लासों में आप नाम 2 नाम सुन रखे होंगे, जीवाणु और विषाणु। प्रोटोजोआ जीवाणु जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग और विषाणु जनित रोग, ये पढ़ा। लेकिन आपको देखिए सूक्ष्म जीव क्वेश्चन, सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं, रिट फर्स्ट लेवल के अंदर अगर प्रश्न आ जाता है तो उसे ही राइट माना जाएगा, भले आप कोई सी भी तरह की किताबें पढ़ लो। क्यों? क्योंकि वो एनसीईआरटी का सिलेबस दिया गया है गवर्नमेंट ने, एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट से लेकर 8th क्लास तक के मध्य के क्वेश्चन आएंगे फर्स्ट लेवल में। तो आपको देखो सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के हैं, यहाँ पर 6 प्रकार के। विषाणु, माइक्रोप्लाज्मा, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। और बात करें विषाणु को वायरस कहते हैं, माइक्रोप्लाज्मा, जीवाणु बैक्टीरिया, कवक फंगी, प्रोटोजोआ शैवाल एल्गी कहलाते हैं। ठीक, अब बात करें हम विषाणु की। किसकी बात करें मित्रों? विषाणु की। विषाणु को वायरस कहते हैं। ये सजीव और निर्जीव की योजकड़ी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए, ऐसा 4 ऑप्शन में दे दिया जाए, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, शैवाल, निम्न में से कौन सजीव और निर्जीव की योजकड़ी है? तो मोस्ट प्रश्न आएगा, ध्यान के इंपोर्टेंट, सजीव और निर्जीव की योजकड़ी। सजीव और निर्जीव की योजकड़ी किसे कहते हैं? योजकड़ी विषाणु को कहते हैं। जो सजीव और निर्जीव दोनों का कार्य करते हैं। तो ध्यान रखें, आपसे पूछ ले कोशिका सिद्धांत का अपवाद, कोशिका सिद्धांत का अपवाद। तो ध्यान रखिए मित्रों, कोशिका सिद्धांत का अपवाद पूछ ले, कोशिका सिद्धांत का अपवाद। तो ध्यान रखिए, आंसर क्या आएगा मित्रों? आंसर क्या आएगा? वायरस। कौन होता है? वायरस। कोशिका सिद्धांत का अपवाद कौन है मित्रों? वायरस होता है। कोशिका सिद्धांत का अपवाद वायरस। हो गया? चले, तो बात कर रहे हैं हम वायरस की। जीवाणु और निर्जीव, सजीव और निर्जीव की योजकड़ी कौन होता है? वायरस होता है। वायरस। कोशिका सिद्धांत की बात करें तो कोशिका सिद्धांत को, इसकी बात करें मित्रों, कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत का अपवाद, कोशिका सिद्धांत का अपवाद, सिद्धांत का अपवाद। आपसे पूछ ले कोशिका सिद्धांत का अपवाद किसे कहते हैं? तो आंसर आएगा वायरस का। कौन आएगा मित्रों? वायरस। वायरस क्या है? कोशिका सिद्धांत का अपवाद होता है। ध्यान रखिए, क्वेश्चन आ चुका। अपवाद अभी पढ़ा अपने, सजीव और निर्जीव की योजकड़ी कौन है? यहाँ पर विषाणु या वायरस। तो इसमें से दूसरा प्रश्न आ सकता है, कोशिका सिद्धांत का अपवाद कौन है? तो भी आंसर आएगा विषाणु या वायरस। मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखें, रिट के अंदर आने वाला प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट, टोबैको मोजेक वायरस टीएमबी 5 और जंतुओं में कई रोग उत्पन्न रोग फैलाता है। आप ताज्जुब करोगे ये प्रश्न 6 क्लास की बात कर रहे हैं हम। ये 6 क्लास के अंदर दिया टीएमबी वायरस, तंबाकू मोजेक वायरस है, टोबैको मोजेक वायरस जो तंबाकू के अंदर पाया जाता है, टोबैको मोजेक वायरस टीएमबी। तो ध्यान रखें, टोबैको मोजेक वायरस टीएमबी। दूसरा ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी ये किसका वायरस है? एचआईवी का। एड्स का वायरस कौन सा है? एचआईवी। और ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, ऐसा वायरस किसका है? एड्स का। तो ध्यान रखिए, टोबैको मोजेक वायरस तंबाकू में, ह्यूमन डिफिशिएंसी जो बात कर रहे हैं ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, ये एड्स रोग का संबंध है। किसका है? ध्यान रखें, एड्स। किसका है मित्रों? एड्स। एड्स से संबंध रखता है ये वायरस। तो तंबाकू मोजेक वायरस किसका है? तंबाकू पादप के अंदर पाए जाने वाला। ये 2 प्रश्न आपको, 3 प्रश्न देखिए, ध्यान रखते। पहला प्रश्न कौन सा है? सजीव, जो वहां पर बात करें सजीव और निर्जीव की योजकड़ी। सजीव और निर्जीव की योजकड़ी किसे कहते हैं? वायरस को कहते हैं। वायरस ऐसा कौन सा है जो सब जगह पाया जाता है? बहुत ज्यादा गर्मी में पाया जा सकता है, बहुत ज्यादा सर्दी में पाया जा सकता है, ऊपर पाया जा सकता है, जमीन के अंदर पाया जा सकता है, सब जगह पाया जा सकता है। वो क्या है? वायरस है। यहाँ वहां जहां तहां मत पूछो, कहाँ कहाँ, सब जगह पाए जाने वाला भाग कौन सा है? वायरस। वायरस है। और ध्यान रखिए, वायरस सजीव और निर्जीव की योजकड़ी माना जाता है। आपसे पूछे टोबैको मोजेक वायरस, टीएमबी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस का संबंध एचआईवी वायरस किससे संबंध रखता है? एड्स से रखता है। अब बात कर रहे हैं हम टॉपिक माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है। आप देखिए क्वेश्चन का स्तर देखिए, आप क्वेश्चन लगेगा बड़ी क्लास का, ये बहुत
हाई लेवल का क्वेश्चन। जबकि 6 क्लास एनसीईआरटी 6 क्लास की बात कर रहे हैं, जहां से देखिए माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका जो जीवाणुओं से फिल्टर हो, जीवाणु फिल्टर में से भी छन जाती है, यानी एक फिल्टर पत्र से भी बाहर निकल जाने वाली सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। आपने देखो पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया ऑर्गेनिज्म या पीपीएलओ की बात करें तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी है मित्रों? माइक्रोप्लाज्मा। ध्यान रखिए, इसका क्वेश्चन आ चुका है पहले। माइक्रोप्लाज्मा को जंतु जगत का जोकर कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? इसका क्वेश्चन आ चुका है पहले, जंतु जगत का जोकर। क्या है मित्रों? जंतु जगत का जोकर किसे कहते हैं? जंतु जगत का जोकर। तो ध्यान रखिए, बहुरूपिया, हिंदी में से कहते हैं बहुरूपिया। तो ध्यान रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जंतु जगत का जोकर माइक्रोप्लाज्मा। इसे कहते हैं मित्रों माइक्रोप्लाज्मा। आने वाले भर्तियों में क्वेश्चन दिया है माइक्रोप्लाज्मा, जंतु जगत का जोकर कौन है मित्रों? माइक्रोप्लाज्मा। ये ऐसा सूक्ष्म जीव जो फिल्टर से भी बाहर आ जाता है, यानी फिल्टर के अंदर से भी निकल जाता है। तो कौन सा आंसर आएगा? वो माइक्रोप्लाज्मा आएगा। माइक्रोप्लाज्मा ऐसा होता है जो फिल्टर पत्र को बाहर भेद कर बाहर आ जाता है मित्रों। इसे पादप, इसके द्वारा, अब ध्यान रखना, बैंगन में लघुपण, तिल में फिलोडोली नामक रोग किसके द्वारा होती है? माइक्रोप्लाज्मा के द्वारा। किसके द्वारा? माइक्रोप्लाज्मा के द्वारा। देखिए मित्रों, बैंगन में लघुपण रोग यानी पत्तियों का सिकुड़ जाना, पत्तियों का छोटा हो जाना। तिल में फिलोडेली रोग किसके द्वारा होता है? माइक्रोप्लाज्मा के द्वारा। और ये रहा प्रश्न वो जिसकी जिक्र कर रहे थे, पादप जगत का बहुरूपिया या जंतु जगत का बहुरूपिया किसे कहते हैं? हम माइक्रोप्लाज्मा को कहते हैं। जंतु जगत का बहुरूपिया, पादप जगत का बहुरूपिया किसे कहते हैं? माइक्रोप्लाज्मा को कहते हैं। अब हमने दो टॉपिक पढ़ लिए, विषाणु और माइक्रोप्लाज्मा। आज जिक्र बात करेंगे अब हम जीवाणु की। किसी जीवाणु कहते हैं बैक्टीरिया। क्या कहते हैं मित्रों? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, मैंने आपको जब सेल पढ़ाई, जो बात जिक्र कर रहे थे हम, सर्वप्रथम सेल दो भागों में बांटी गई, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक से ऐसी सेल जो अविकसित प्रकार की होती है, आदिम प्रकार की होती है, प्राचीन प्रकार की होती है। आदिम और प्राचीन प्रकार की सेल जो होती है वो कहलाती है प्रोकैरियोटिक, जिनमें केंद्रक के चारों तरफ लेयर नहीं पाई जाती। प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है वो एक कोश के जीव में यूनिसेलुलर, जिनका शरीर पूरा एक ही कोशिका का बना होता है, वे एक कोश के जीव कहलाते हैं। जैसे बात करिए अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास, ये सारे क्या है? एक कोश के जीव है। यह बात करें हमने कि प्रोकैरियोटिक एक कोश के जीव है। हमारे आसपास प्रत्येक स्थान पर जो जीवाणु बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनमें से ई कोलाई और लैक्टोबैसिलस, ये आपसे पूछा जा चुका है। लैक्टोबैसिलस का संबंध, जीवाणु का संबंध आप सभी जानते होंगे। लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस का संबंध क्या होता है? दही में, दूध में। दही और दूध में कौन सा, आपसे पूछ ले, दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो ध्यान रखें, दही में लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखें, दही का जीवाणु, दही में लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है। लैक्टोबैसिलस कहाँ पाया जाता है? दही में पाया जाता है। दूसरा आपसे पूछ ले, ई कोलाई जीवाणु। क्या पूछ ले मित्रों? ई कोलाई, कौन सा जीवाणु मित्रों? ई कोलाई जीवाणु। तो ध्यान रखें, ई कोलाई जीवाणु मनुष्य की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु ई कोलाई जीवाणु होता है। तो फिर बात करेंगे मित्रों अब कवक की, फंगी। फंगी नाम सुना है कवक, आपने देखा होगा अचारों के ऊपर, अचार के ऊपर देखा होगा आपने, अचार या कैरियर के ऊपर देखा होगा सफेद रंग की कई जम जाती है, सफेद रंग की जालियां जम जाती है। और अचार की जो बरनी होती है, अचार का जो डिब्बा होता है, अगर वो अचार की लेयर तेल से ऊपर जाती है, अगर अचार तेल से बाहर निकल जाता है तो उस पर सफेद सफेद रंग की क्या जम जाती है? जाले बन जाते हैं, सफेद रंग की जाल बन जाती है। इस जाल को ही कहते हैं कवक जाल। क्या कहते हैं मित्रों? कवक जाल। क्या कहते हैं? कवक जाल, यानी फफूंद। कुल मिला के आपको पता चल जाएगा फफूंद, फालतू की फफूंद। तो फालतू की फफूंद क्या है? फंगी कवक बनाते। कौन बनाते मित्रों? फालतू की फफूंद यानी कवक। क्या वो किसकी बात कर रहे हैं हम? कवक की। कवक यानी फंगी, फफूंद, फंगस।
अब देखो फफूंद, फंगस, कवक, 3 नाम है इसके। यहाँ पर एक कोशिकीय से लेकर बहुकोशिकीय अलग अलग प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है, इसकी ध्यान रखें। ये पर्णरहित, मोस्ट इंपोर्टेंट रिट लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए, और चतुर्थ श्रेणी राजस्थान ग्रुप बी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा कौन सा सूक्ष्म जीव है जिसमें पर्णहरित नहीं पाया जाता। 2 प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऐसा कौन सा जीव है जिसमें हरित लवक पाया जाता है, और ऐसा कौन सा सूक्ष्म जीव है जिसमें हरित लवक नहीं पाया जाता। तो ऐसा सूक्ष्म जीव की बात करें, जो सूक्ष्म जीवों की बात करें, कौन सा आ गया यहाँ पर पर्णहरित नहीं पाए जाने वाला कवक। कौन सा मित्रों? कवक। ये ऐसा कवक, ऐसा सूक्ष्म जीव जिसमें हरित लवक नहीं पाया जाता। लेकिन यही प्रश्न उल्टा आ जाए कि ऐसा जीव बताइए, ऐसा जीव जिसमें हरित लवक पाया जाता है, ऐसा जीव जिसमें हरित लवक पाया जाता है, तो आंसर आएगा युगलीना। कौन सा मित्रों? युगलीना। मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखें, ये युगलीना जो है किसमें पाया जाता है? जीवों में पाया जाता है। युगलीना ऐसा एकमात्र जीव है जो हरा होता है, यानी हरित लवक पाया जाता है। जबकि हम फंगस की बात करें यहाँ पर कवक की, तो इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता। आगे जिक्र करेंगे, देखो मशरूम, जिसे सांप की छतरी के नाम से जाना जाता है। गाँव में आपने देखा होगा, जहाँ कचरा पड़ा होता है, लकड़ियां पड़ी होती है, बारिश हो जाती है, कुछ दिनों में सांप की छतरी आ जाती है, बच्चे उसे तोड़ तोड़ के सांप की छतरी, सांप की छतरी। सांप की छतरी नहीं है मित्रों, वो क्या है? कवक है, और उसका सामान्य साइंटिफिक नाम क्या है? मशरूम। कवक एक सूक्ष्म जीव है, कुछ पादपों में या जंतुओं में परजीवी के रूप में, परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। जैसे गेहूं में पक्षियां, ग्रेमिनीट्रिटिसाई। काला कीट रोग, कौन सा मित्रों? काला कीट रोग। काला कीट रोग का संबंध किससे है? तो ध्यान रखें, काला कीट रोग का संबंध कवक से है। का से काला और का से कवक। तो ध्यान रखें, काला कीट रोग कवक से संबंध रखता है, और क्या है? गेहूं के अंदर होता है। गेहूं पर पक्षियां, ग्रेमिनीट्रिटिसाई रोग का संबंध काला कीट कवक द्वारा। दूसरा ध्यान रखें, बाजरे पर स्पोरा ग्रेमिनिकोला जोगण रोग। ये आ चुका क्वेश्चन मित्रों, आने वाले वर्ग में ध्यान रखें। और ध्यान रखिए, क्वेश्चन देखिए आप किस तरह के, आपको लगेगा इतने टफ लेवल का 12th या कॉलेज लेवल का क्वेश्चन आ चुके हैं। जोगण रोग कभी पढ़ा नहीं, आ गया। लेकिन जबकि जिक्र कर रहे हैं हम 6th क्लास की, मात्र 6ठी क्लास की एनसीईआरटी बुक की जिक्र कर रहे हैं हम यही चाहते हैं कि ये क्वेश्चन, बच्चों के क्वेश्चन कहीं से ना छूटे। क्लास 6 से लेकर 12th तक की साइंस का जिक्र हम करते चलेंगे। हर स्लाइड में एक एक, पहले 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9, 10, 11, 12 तक चलेंगे, जिससे आपका इस तरह का स्तर तैयार हो जाए कि पेपर कहीं से आ जाए, अटक से कटक तक, जम्मू से कन्याकुमारी तक, पेपर किस तरह का भी आ जाए, क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, आपका छूटे नहीं। इसलिए बात करें हम, बाजरे में स्पोरा ग्रेमिनी रोग होता है, जोगन रोग, सीधा आ जाए जोगन रोग। तो जोगन रोग का संबंध किससे है? कवक से। किससे हो रहा है मित्रों? कवक से। और किसमें हो रहा है? ये बाजरे में। किसमें हो रहा है मित्रों? बाजरे में। ध्यान रखें, बाजरे में जोगन रोग का संबंध किस फसल में है? तो बाजरे में। आपसे सीधा सीधा पूछ ले, किससे मित्रों? सीधा सीधा पूछ ले कि जोगन रोग कौन सा मित्रों? जोगन रोग। जोगन रोग का संबंध बहुत सीधा प्रश्न पूछ ले, संबंध किस फसल से है? फसल का नाम पूछ ले मित्रों, किसका? फसल का। पहला दे दे गेहूं, दूसरा दे दे तिल, तीसरा चावल, क्योंकि बोर्ड का फेवरेट है चावल भी मित्रों। किसका? चावल। और तीसरा दे दे, चौथा दे दे आपको बाजरा। तो ध्यान रखिए मित्रों, जोगन रोग का संबंध किससे? बाजरे से है। किससे मित्रों? बाजरे से। और पक्षिनिया रोग का संबंध किससे है? गेहूं से है। फिलाडोलिया रोग किसका है? तिल का है। तो ध्यान रखिए मित्रों, ये रोग किसके द्वारा हो रहे? कवक के द्वारा। किसके द्वारा? कवक के द्वारा। अब बात करेंगे हम प्रोटोजोआ की। किसकी बात करेंगे? प्रोटोजोआ की। जोगना रोग का देखो आपने, किससे? चावल या देखिए बाजरे से। कुछ शैवाल कवकों के साथ सहजीवी रूप दर्शाते हैं। इसका अर्थ आप समझे, देखो कवक, यहां से यहां तक भी एक प्रश्न बन सकता है मित्रों, सहजीवी। अब आपने सहजीवी को बोर्ड में पेपर में अलग तरह से पूछा जा सकता है। ऐसा कौन सा संबंध है जीवों और पादपों का, या दो जीवों, कवक और शैवालों का, ऐसा कौन सा संबंध है जिससे दोनों को लाभ होता है? वह जीव संबंध क्या कहलाता है? सहजीविता। जिसमें दोनों को ही लाभ होता है वह सहजीवी संबंध कहलाता है। कवक और शैवालों के साथ सहजीवी रूप से कार्य करते हैं। ठीक, फिर बात कर रहे हैं प्रोटोजोआ। किसकी बात कर रहे हैं मित्रों? प्रोटोजोआ। सब जानते हैं प्रोटोजोआ।
एक कोश के जीव होते हैं प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम प्रोटोजोआ संघ के सदस्य। आपसे पूछ ले अमीबा और पैरामीशियम किस संघ के सदस्य हैं? किसके सदस्य हैं? किस संघ के सदस्य हैं? किस संघ के, संघ पूछ ले, संघ सदस्य तो क्या आएगा? अमीबा और पैरामीशियम किसके हैं? ध्यान रखिए, प्रोटोजोआ। कौन से मित्रों? प्रोटोजोआ। आपसे पूछ ले कि प्रोटोजोआ संघ के सदस्य कौन कौन से हैं? अमीबा और पैरामीशियम। कौन से मित्रों? अमीबा और पैरामीशियम। ध्यान रखिए, प्रोटोजोआ संघ के सदस्य कौन कौन है मित्रों? अमीबा और पैरामीशियम। इसका एक क्वेश्चन आया है मित्रों, मैं आप जरा बताता हूं आपको कि इसका नया प्रश्न है कि प्रोटोजोआ का संबंध है। ए दे दिया आपको अमीबा से, बी दे दिया पैरामीशियम से, सी दे दिया प्लाज्मोडियम से, और डी दे दिया उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखिए मित्रों, प्रोटोजोआ का संबंध अमीबा से भी है, पैरामीशियम से भी है, प्लाज्मोडियम से भी है। तो आंसर क्या आएगा मित्रों? उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखिए मित्रों, प्रोटोजोआ की बात करें तो प्लाज्मोडियम में क्या है? परजीवी है। क्या है? परजीवी। कौन सा परजीवी? मलेरिया। कौन सा है? मलेरिया। कौन सा मित्रों? मलेरिया परजीवी। मलेरिया परजीवी कौन है? प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम किसका संघ सदस्य है? प्रोटोजोआ का। तो आपसे पूछ ले मलेरिया होता है, आपसे पूछ लिए जाए मलेरिया का, इसका मित्रों मलेरिया होता है, आप कह दोगे मलेरिया होता है मादा एनाफिलिस से। और परजीवी कौन है पूछ ले तो कौन सा है? प्लाज्मोडियम। कौन सा है मित्रों? प्लाज्मोडियम। और फिर आपसे पूछ ले मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम जीव क्या है? मादा एनाफिलिस। और फिर ये किसके अंदर आ रहा है? ये परजीवी किसके अंदर आ रहा है? प्रोटोजोआ। ये क्या है? प्रोटोजोआ। 3 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं आपको, ये वाला आ सकता है, ये आ सकता है और ये आ सकता है। आपको पता होना चाहिए प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम में यानी मादा एनाफिलिस का परजीवी है, और मादा एनाफिलिस मच्छर क्या फैलाता है? मलेरिया फैलाता है। और आपसे कोई ये पूछ ले भाई मादा ही फैलाती है, नर क्यों नहीं फैलाता? कोई आपसे ये पूछ ले कि मलेरिया मादा ही फैलाती है, नर क्यों नहीं फैलाता? तो कारण क्या है? इसके अंदर जो निडल पाई जाती है वो तो तीखी होती है, लंबी और पतली होती है, जो ध्वनि की वाहिनियों को भेज देती है और ब्लड के अंदर चल जाता है। रक्त के अंदर इस वाहिनी के अंदर ये प्लाज्मोडियम को छोड़ देती है, उससे ले भी लेती है, इसीलिए ये मादा द्वारा फैलाया जाता है, नर के द्वारा नहीं फैलाया जाता। नर की जो निडल होती है मोटी व छोटी होती है, जबकि मादा की निडल लंबी और पतली होती है, जिससे रक्त वाहिनियों तक क्या पहुंचा दिया जाता है? प्लाज्मोडियम पहुंचा दिया जाता है। अब आगे जिक्र करेंगे मित्रों शैवाल की। शैवाल को एल्गी कहते हैं। अगर आपसे सामान्य पूछ ले संसार में सबसे ज्यादा एनर्जी पावर लेने वाला तो कौन है? शैवाल है। शैवाल आपने देखा होगा झरनों के अंदर, देखा होगा तालाबों के अंदर, पहाड़ों के पत्थरों में, जहां जहां झरने निकलते हैं, पानी निकलता है, वहां पर से बहता हुआ पानी जाता है तो थोड़ा रुक जाता है, वहां हरे रंग की कजी जम जाती है, काई जम जाती है हरी रंग की, वो एल्गी या शैवाल कहलाती है। ध्यान रखिए, एल्गी और शैवाल एक कोशिकी से बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के होते हैं। शैवालों की उपस्थिति के कारण तालाब, ये देखिए आप, तालाब, नदियां, पोखर, नाले, पानी हरे दिखाई देते हैं। ठीक, आपसे पूछ लिया जाए कि क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला क्या है? क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला क्या है? यूकैरियोटिक एक कोशिकीय तो है मित्रों, पर कौन से है? यूकैरियोटिक। मैंने आपको पढ़ाया जब बताया यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? विकसित प्रकार की कोशिकाएं, वे कोशिकाएं जिनके अंदर चारों तरफ, केंद्रक के चारों तरफ लेयर पाई जाती है, ऐसी विकसित प्रकार की कोशिकाएं क्या कहलाती है मित्रों? विकसित प्रकार की कोशिका क्या कहलाती है? विकसित प्रकार की सेल क्या कहलाती है? यूकैरियोटिक। और मैंने आपको याद करने का तरीका बताया, यू से यूनिट, और यूनिट का मतलब होता है इकाई, और इकाई का मतलब होता है झिल्ली।
केंद्रक के चारों तरफ यूनिट पाई जाती है, वो कहलाती है यूकेरियोटिक कोशिका। क्या कहलाती है मित्रों? यूकेरियोटिक कोशिका। तो क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला यूकेरियोटिक है, पर कैसे है? एक कोशिकीय है। स्पाइरोगायरा, यूलेथ्रिक्स यूकेरियोटिक बहुकोशिकीय। तो ध्यान रखिए, यहाँ से प्रश्न आ सकता है, बहुत बढ़िया बेहतरीन प्रश्न बन सकता है। क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला क्या है? यूकेरियोटिक, पर कैसे है? एक कोशिकीय। और स्पाइरोगायरा, यूलेथ्रिक्स किस प्रकार के है? तो यूकेरियोटिक, पर कैसे है मित्रों? ये बहुकोशिकीय। आपसे प्रश्न पूछ ले, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स क्या है? बहुकोशिकीय, पर कैसे? एक ही, मतलब यूकेरियोटिक बहुकोशिकीय। और ये वाले जो है क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला यूकेरियोटिक है, पर कैसे है? ये एक कोशिकीय। कैसे मित्रों? एक कोशिकीय। ये कोशे बहुकोशिकीय। बात करें नीलहरी शैवाल, प्रोकैरियोटिक बहुकोशिकीय जीव में आते हैं। तो मित्रों, इनसे प्रश्न पूछा जा सकता है। सामान्य प्रश्न पूछ ले आपसे, सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं? सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं? तो आप सामान्य स्तर देखोगे, आप बड़ी क्लास में दो ही नाम, तीन नाम सुने, जीवाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग, दांत खाज खुजली वाले रोग। लेकिन आप देखिए सूक्ष्म जीव की कितने प्रकार के? 6 प्रकार। ये छठी क्लास के अंदर ही बता चुके हैं कि सूक्ष्म जीवों को कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में बांटा गया है। तो 6 भागों में आपसे छठा भाग कौन सा? यहाँ पर शैवाल है। हमने कौन कौन से पढ़ लिए हैं मित्रों? सूक्ष्म प्रोटोजोआ पढ़ लिए, वायरस पढ़ लिया, वायरस पढ़ चुके हैं अपन, जीवाणु पढ़ चुके हैं, कवक पढ़ चुके हैं और शैवाल पढ़ चुके हैं। अब 6 सूक्ष्म जीव पढ़े, प्रोटोजोआ भी पढ़ लिया हमने। बात कर रहे हैं उनके लाभदायक सूक्ष्म जीव। मैंने कहा था, आपको बताया था, जिस प्रकार सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी प्रकार सूक्ष्म जीवों के भी 2 उद्देश्य, 2 भाग हैं। एक तो लाभकारी और एक हानिकारक, यानी सूक्ष्म जीव हमें फायदा भी पहुंचाते हैं और हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं। अनेक सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं और सूक्ष्म जीवों से जानकारी प्राप्त। देखिए आप, दही में मैंने बताया आपको, दही में, दूध में, है ना, इनमें आपको आवश्यक जीवन, दूध, दही में के अंदर कौन सा जीवाणु पाया जाता है? दही में, दूध में मैंने बताया लैक्टोबैसिलस। कौन सा मित्रों? दही दूध में लैक्टोबैसिलस। इनको जीवाणुओं को, अगर हम दही दूध को अधिक समय तक रखते हैं तो उसमें क्या लैक्टोबैसिलस बन जाते हैं। दही से क्या बन जाता है? दूध बन जाता है। अब आप ध्यान रखें, दही से दूध बनने के लिए देखिए, दही से दूध बनता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु द्वारा। किससे बनता है? दही से दूध बनाया जाता है। दही से, दूध से आगे बात आ गया, समझ ध्यान रखें, दूध से दही। प्रश्न ध्यान रखें मित्रों, अगर आपसे पूछ ले दूध से दही बनता है और 4 ऑप्शन में दे दे आपको जीवाणु, तो आंसर क्या आएगा? लैक्टोबैसिलस। हाँ देखो मित्रों, बात कर रहे थे हम दूध से दही बनने में। दूध से दही बनने में कौन सा जीवाणु काम आता है? लैक्टोबैसिलस। लेकिन आपसे क्वेश्चन दूसरी तरफ पूछ ले कि दूध से दही बनने में, दूध से दही बनने में जीवाणु पूछ ले तो जीवाणु लैक्टोबैसिलस। लेकिन आपसे पूछ ले दूध से दही बनने की अभिक्रिया, क्या पूछ ले मित्रों? दूध से दही बनने की अभिक्रिया कहलाती है। तो ये कौन सी अभिक्रिया होती है? रासायनिक अभिक्रिया। कौन सी होती है मित्रों? रासायनिक अभिक्रिया। और कौन सा परिवर्तन करती है? केमिकल चेंजेस। कौन सा परिवर्तन करती है? केमिकल चेंजेस। ध्यान रखो मित्रों, आपने पढ़ रखा है केमिस्ट्री के अंदर, दूध से दही रिएक्शन सीधी दिशा में जा रही है, वापस दिशा में नहीं आ सकती, तो कौन सी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक परिवर्तन दर्शाती है। दही भी कभी दूध था, ये कभी विपरीत नहीं चलती। ठीक मित्रों, फिर बात कर रहे हैं हम खाद्य सामग्री है। सूक्ष्म जीवों में खाद्य सामग्री में दही, पनीर, सिरका बनाने में जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है। ठीक। दूसरा ध्यान रखें, ईस्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ईस्ट, डबल रोटी बनाने में ईस्ट का उपयोग किया जाता है। एक ही देखो, खाद्य सामग्री, जीवाणु का महत्व पढ़ रहे हैं, जीवाणुओं से क्या क्या फायदे हैं इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। जीवाणु के बारे में, जीवाणु के उपयोगी, यानी ईस्ट का उपयोग डबल रोटी बनाने में किया जाता है, जलेबी बनाने में, खमीर उठाने के लिए जलेबी के घोल के अंदर ईस्ट डाल दिया जाता है तो खमीर उठ जाता है, वो ऊपर की ओर उठ जाती है और फूल जाती है। तो ये क्या ध्यान रखिए, जीवाणु के द्वारा क्या तैयार किया, ईस्ट के द्वारा क्या डबल रोटी तैयार की जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखें, क्लोरेला का उपयोग सूप बनाने में, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्लोरेला का उपयोग किसमें? सूप बनाने में किया जाता है। क्लोरेला से निर्मित खाद्य सामग्री आइसक्रीम बनाने में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन,
क्लोरेला। आइसक्रीम का संबंध किस जीवों से है? क्लोरेला। क्लोरेला से क्या बनाया जाता है? आइसक्रीम। आइसक्रीम बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? क्लोरेला का। फिर देखिए औषधि निर्माण में क्लोस्ट्रीडियम प्लैटिनियम नामक जीवाणु विटामिन बी12 से तथा एंथ्रेक्साइड बेसिलाई नामक जीवाणु जो प्रतिरोधक तैयार किया जाता है, एंटीबायोटिक तैयार की जाती है। ध्यान रखें, पेनिसिलियम नामक कवक से पेनिसिलिन नामक प्रतिजीवन रक्षक औषधि तैयार की जाती है। ये एक प्रतिजैविक औषधि है जिससे इसका उपयोग टीके बनाने में किया जाता है। पेनिसिलियम पूरा नाम है इसका, ध्यान रखें, पेनिसिलियम नाइट्रेटम। पेनिसिलियम नाइट्रेटम जीवाणु से पेनिसिलिन तैयार की गई थी। सर्वप्रथम पेनिसिलिन तैयार की जिसका उपयोग किसमें किया जाता है? प्रतिजैविक औषधि बनाने में, टीके बनाने में किया गया। और ये सबसे पहले कार्य किसने कहा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा। आपसे पूछा जा सकता है पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। ध्यान रखें, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। पेनिसिलिन और ध्यान रखें किसे? पेनिसिलियम नामक से तैयार की। पेनिसिलियम नामक से तैयार की गई। पेनिसिलियम नामक क्या है? कवक है। ध्यान रखें, पेनिसिलियम क्या है? एक कवक है। कवक को फंगी कहते हैं। तो ध्यान रखें, पेनिसिलियम दवाई किससे प्राप्त की जाती है? तो ध्यान रखें, कवक से प्राप्त की जाती है। और कवक का नाम क्या है? पेनिसिलियम। और ये खोज किसने करी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, जबकि एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की है। तो ध्यान रखें, वो एडवर्ड जेनर है जिसने क्या है? चेचक के टीके की खोज करी। यह बात कर रहे हैं हम पेनिसिलिन की। अब बात करते हैं हम जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। जीवाणुओं की कई प्रजातियां सूक्ष्म जीव द्वारा वातावरण में उपस्थित होती है, जो नाइट्रोजनों को पादपों हेतु उपयोगी यौगिकों के रूप में रूपांतरित करते हैं। अब आपको सीधा सीधा याद रखना है कि दलहनी पादप, ऐसे पादप जिनके बीजों में दाल प्राप्त की जा सकती है, उनकी जड़ों में गांठें पाई जाती है। ये गांठें पाई जाती है मित्रों, इन गांठों में राइजोबियम पाया जाता है। राइजोबियम क्या पाया जाता है मित्रों? राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। मटर की दालों में दाल युक्त पौधों को कहते हैं लेग्यूमिनेसी। कौन सा कुल होता है मित्रों इसका? लेग्यूमिनेसी। ये भी आ सकता है लेग्यूमिनेसी। आपसे पूछ ले किस कुल के पादपों में गांठें पाई जाती है, तो आंसर आएगा लेग्यूमिनेसी। दाल युक्त पादप, दलहन युक्त पादप कौन से होते हैं? लेग्यूमिनेसी। जैसे मूंग की दाल, मोठ, चना, मटर, इनकी जड़ों में कुलिकाएं यानी गांठें पाई जाती है, जिनमें कौन पाया जाता है? जीवाणु रहता है। कौन रहता है? जीवाणु रहता है। और ये जीवाणु का नाम क्या है? राइजोबियम। ये क्या करता है? नाइट्रोजन को नाइट्रेट यौगिक में बदल देता है। वातावरण की नाइट्रोजन को क्या में बदल देता है? नाइट्रेट यौगिक में। किसमें बदल देता है? नाइट्रेट यौगिक में। यानी ये क्रिया क्या कहलाती है मित्रों? नाइट्रीकरण। क्या कहलाती है? नाइट्रीकरण। क्या कहलाती है मित्रों? नाइट्रीकरण। आपसे पूछ ले, ये दोनों ध्यान रखें, इस पादप और इस जीवाणु का जो राइजोबियम का संबंध है, ये सहजीविता कहलाता है। क्या कहलाता है? सहजीविता। सहजीविता का अर्थ होता है जिससे दोनों को आर्थिक लाभ होता है। जीवाणु को रहने के लिए घर मिल जाता है, जीवाणु को रहने के लिए घर मिल जाता है। और पौधे को यानी इस प्लांट को क्या मिल जाती है? इस पादप को क्या मिल जाता है मित्रों? इस पादप को क्या मिल जाती है? उर्वरक। क्या मिल जाती है? उर्वरक यानी खाद मिल जाती है, नाइट्रोजन खाद। नाइट्रोजन खाद, और इसको रहने के लिए घर मिल जाता है। ये संबंध क्या कहलाता है? सहजीविता। क्या कहलाता है? सहजीविता। ये संबंध क्या कहलाता है? सहजीविता, जिससे दोनों को आर्थिक लाभ होता है। फिर बात करें हम, देखो मटर की दालों के जड़ों में पाया जाता है सहजीविता संबंध दर्शाते। ये देखिए वायुमंडल की नाइट्रोजन को, यहाँ प्रश्न देखिए आप, वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट यौगिक में बदल देता है, जिससे भूमि की क्या बनती है? नाइट्रेट से भूमि की उपजाऊ क्षमता बनती है। पौधे में नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत यही नाइट्रेट नामक यौगिक है। नाइट्रोजन प्रोटीन का अभिन्न अंग माना जाता है। इसका प्रोटीन का भी अंग माना जाता है। किसान इसी कारण एक साल में दलदली फसल करते हैं। फसलों को बदल बदल के बोने का कारण यही है कि भूमि की उर्वरक क्षमता को बनाए रखना। और भूमि की उर्वरक क्षमता को बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सहायता करता है वो है राइजोबियम जीवाणु। मूंग के, मोठ है, गंवार है, ये हर इनकी दालों के जड़ों के दालों में क्या पाया जाता है? राइजोबियम पाया जाता है, जो कि भूमि की उर्वरक क्षमता बढ़ाता है। धन्यवाद।